यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है और ऐसे में ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 और 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। वैसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में अक्सर ये समझा जाता है कि अगर हमारे को बुक लिस्ट पता चल गई, टाइम टेबल पता चल गया, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और नोट मेकिंग कैसे करनी है हमारे को समझ आ गया, तो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे लिए यूपीएससी प्रिपरेशन के दो पिलर्स हैं। एक माइंडसेट, जिसे हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और दूसरा बाकी सारे फैक्टर्स, बुक लिस्ट, आंसर राइटिंग, टाइम टेबल, टारगेट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दोनों ही पिलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक नए एस्पिरेंट है या अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आप सेकंड या थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, फोर्थ टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली यूपीएससी किस तरीके की साइकोलॉजी को डिमांड करता है, पहला पिलर। और दूसरा पिलर, हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, जीएस, करंट अफेयर्स, सी सैट, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, डेली टाइम टेबल, कब तक आपका कौन सा सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए, आंसर राइटिंग कब से करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है और कितने टेस्ट देने हैं, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है और दिल्ली जाने की जरूरत है या नहीं है। इन सब मैटर्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी दिख जाएंगे, जहां पे आप अलग अलग टाइम स्टैम्प्स के थ्रू जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आप सीधा उन पे जंप कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। अगर हम सबसे पहले साइकोलॉजी फॉर यूपीएससी की बात करें कि अगर आप इस तैयारी में घुस रहे हैं, ये कोई ऐसी तैयारी नहीं है जो एक हफ्ते या 2 हफ्ते की तैयारी है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 या 8 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। और इसलिए मैंने शुरू में बोला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि टेम्परामेंट जो है वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परामेंट से मेरा मतलब है कि अक्सर हम इमोशंस के बहाव में आके गलत निर्णय की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुस्सा आ गया, तैयारी छोड़ देंगे। मूड ऑफ हो गया, आज पढ़ेंगे नहीं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ फेलियर अंदर से आ रही है, आज बहुत ज्यादा खुश हैं। इन सारे इमोशंस के चलते हम अपने प्रिपरेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूपीएससी की जर्नी में घुस रहे हैं, तो वहां पे अगर आप एक निर्णय भी ले रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रिवीजन कैसे करनी है, इनमें से कोई भी डिसीजन इमोशन ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा या मैं अटेम्प्ट ही नहीं दूंगा, इस बार मैं प्रीलिम्स दूंगा ही नहीं, इस बार मेरे को प्रीलिम्स देना है, आज मेरे को बहुत जोश चढ़ गया, आज मेरे को 18 घंटे पढ़ाई करनी है। बॉडी ने जवाब दे दिया, अगले 2 दिन पढ़ाई ही नहीं कर पाए। तो किसी भी प्रकार के जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है, आपको उससे बचना है। देखिए, इतना लंबा प्रोसेस है, इतनी लंबी जर्नी है, अलग अलग प्रकार के इमोशनल स्पाइक्स तो आएंगे ही, हर एक दिन सेम नहीं होता। और इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और आपको लगता है कि हम उस हैबिट को कल्टीवेट कर लेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि आपको कोई भी रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी की जर्नी जो होती है वो काफी लंबी जर्नी होती है। और देखिए, स्ट्रैटेजी हम सब बनाते हैं, प्लान हम सब बनाते हैं, टाइम टेबल हम सब बनाते हैं, लेकिन उसमें हम एक गलती कर देते हैं। और वो गलती है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे सारे दिन जो है 365 के 365 दिन दे वुड बी द सेम। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। अक्सर उतार चढ़ाव एक हिस्सा है जीवन का। और कई बार पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, सारे टारगेट्स मीट हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि जो टारगेट सेट करे थे उसका आधा भी नहीं कर पाए। हर तरीके के आपको दिन दिखेंगे। कभी कोई बीमारी हो गई, घर में प्रॉब्लम हो गई, कभी कहीं जाना पड़ गया किसी अर्जेंट काम से। हर टाइप के आपको दिन देखने पड़ेंगे। और इसलिए जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसमें हमेशा मेंटली इस बात को लेकर प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है कि ये टारगेट्स मीट ना हो, और अगर ये मीट नहीं हो रहे तो मेरे को किस तरीके से एक बैकअप प्लान रखना है। बैकअप इन द सेंस कि मेरे को ये टारगेट्स पूरे करने के लिए और क्या करना है, मतलब कि बफर डेज रखने हैं या और ज्यादा घंटे क्लॉक करने हैं, और ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्या करना है। उस मायने से आपको एक हमेशा प्लान तैयार रखना होगा। और ये अपने दिमाग में आपको बात बैठा लेनी है कि पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में सारे दिन सेम नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों की जर्नी को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
कि वो तो मेरे से कितना आगे निकल गया। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हमने तो साथ में बीए हिस्ट्री करी थी, एमबीए कॉलेज में हम साथ में ही थे। आज देखो वो मल्टीनेशनल कंपनी में है, साल में 2 बार लंदन जाता है और मैं यहाँ पे कमरे में बैठ के लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ। आपको ये समझना है कि ये जो जर्नी पे आप चल रहे हैं, ये जर्नी आपने खुद चुनी है। आपको किसी ने फोर्स नहीं करा यूपीएससी चुनने के लिए, आपने खुद अपनी मर्जी से यूपीएससी चुना है। और क्योंकि आपने निर्णय खुद लिया है, तो इसकी जो अच्छी बातें हैं और जो खराब बातें हैं, उन दोनों को ही आपने एक्सेप्ट किया है, तभी आप इस जर्नी में आए हैं। देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको जो पावर मिलेगी, आपको जो लोगों का कल्याण करने की एक क्षमता मिलेगी, वो उन लोगों के पास शायद कभी नहीं आएगी। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और इसी बात को दिमाग में बिठाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दोस्तों की जर्नी है, वो आपको कभी भी इंपैक्ट ना करे। आपके कजन्स की, भाई बहन की, रिलेटिव्स की जो जर्नी है, वो कभी भी आपको इंपैक्ट ना करे। मतलब कि दूसरों की जर्नी से आपको कभी भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखिए, जो दूसरे के सक्सेस हैं, दूसरे के फेलियर्स हैं, उससे कभी भी एक फीलिंग ऑफ जेलेसी आपको नहीं आनी चाहिए, एंड दैट शुड नेवर बॉदर यू। तो ये साइकोलॉजी का पॉइंट नंबर 2 है कि आपको इन चीजों से इंसुलेटेड रहना है। तीसरा, फाइटर एटीट्यूड। जैसा मैंने आपको बताया कि हर दिन सेम नहीं होगा। हो सकता है कि आप 10 बार फेल होंगे। आज मेरा टारगेट था, मेरे को ये पूरा करना है, मैं नहीं कर पाया। मेरे को इस महीने सब्जेक्ट पूरा करना था, मैं नहीं कर पाया। मेरे को टेस्ट सीरीज में इतना स्कोर लाना था, मैं नहीं ला पाया। मेरे को आज सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी थी, मेरे को उठने में 8:30 बज गए। ऐसी बहुत सी चीजें रोज होंगी। अब यहाँ पे एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं कि सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे को आज सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी थी। वैसे तो मैं ये 5 बजे सुबह के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं अपने टारगेट्स मीट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अब आदत हो गई है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे। आपने सोचा कि मेरे को 6 बजे उठना है, आपको 7:30 8 बज गए उठने में। अब आपके मन में पहली फीलिंग क्या आती है? क्या दिन बर्बाद हो गया? मैंने तो टाइम टेबल लगाया था दीवार पे कि मेरे को 6 बजे उठ के 6:30 पढ़ने बैठना, 6:30 से 9:30 मेरे को आज ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, मैं तो कर ही नहीं पाया। अब मेरा मन नहीं कर रहा, मोमेंटम बिगड़ गया, दोबारा सो जाता हूँ, शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल जाऊंगा थोड़ा, कल से एकदम टाइम पे उठ के पढ़ाई शुरू करूंगा। ये एटीट्यूड गलत है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। मतलब कि अगर आपको एक हर्डल दिख रहा है, एक प्रॉब्लम दिख रही है, उस प्रॉब्लम से मुंह मत फेरिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अगर आपको दिख रहा है कि आप 6 बजे की जगह 7:30 8 बजे उठे हैं, आपको उठते ही पढ़ने बैठना है, सो दैट कि जो बचे हुए 6 घंटे की पढ़ाई आप कर सकते हैं, वो खराब ना हो। 2 घंटे वेस्ट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है ऐसा कभी, हम उसे कवर कर लेंगे। लेकिन वो 2 घंटे को वेस्ट करने का जो हमें बचाना है, हम उसके चक्कर में 6 घंटे और वेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज में कम स्कोर आ गया, हम परेशान हो गए, हम बैठ गए कि नहीं करनी पढ़ाई, छोड़ दो। फाइटर एटीट्यूड ये है कि इस बार कम आया ना, अगली बार टेस्ट पेपर सामने आने दो, मैं इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, अपना स्कोर आगे ले जाके दिखाऊंगा। अगर आप में वो फाइटर स्पिरिट है कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आज घर वालों से लड़ाई हो गई, पढ़ा नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले ही तो हैं, फैमिली है अपनी, लेकिन पढ़ूंगा तो मैं जरूर। लड़ाई हो रही है, हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइटर एटीट्यूड यही है कि ये एटीट्यूड आपने इनकलकेट करना होगा। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डाउट। बहुत से एस्पिरेंट्स में मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि सर हम डीयू से नहीं है, हम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हंसराज कॉलेज से नहीं पढ़े, हम आईआईटी से नहीं है। हमने सर पिछली बार मेरिट लिस्ट देखी, उसमें टॉप 10 में 3 तो आईआईटीएंस थे, 2 ऐसे थे जो आईआईएम से थे, 2 थे डीयू से। हम तो सर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक जो यूनिवर्सिटी होती है या जो कॉलेज होता है, वो कभी भी आपकी प्रतिभा को डिफाइन नहीं करता। बिल्कुल, जो आईआईटी में है, जो डीयू में है, वो स्मार्ट लोग हैं, उसमें हमारे को कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, तो क्या ये बोलना सही होगा कि आप स्मार्ट नहीं है? बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप में उनसे ज्यादा प्रतिभा हो। तो ऐसे में सिर्फ कॉलेज का ठप्पा लगने से, डिग्री के ऊपर एक स्टिकर लगने से, आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आप खुद को कम समझने लग गए, तो इस पूरी लंबी जर्नी में, जो हो सकता है 2 साल 3 साल चले, अगर आप अपने आप को कम समझने लग गए,
तो उस केस में बाकी लोग भी आपको कमी समझेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पाइरल की तरह जो है ना वो नीचे गिरता रहेगा कि आज कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ और कम होता ही रहेगा। और ऐसे में आप कभी भी यूपीएससी कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज, टफ डिसीजंस। यूपीएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हो और आप क्लियर करते हो, आप ऐसी पोजीशंस पे जाके बैठोगे जहां पे आपको कड़े निर्णय लेने होंगे, तो क्यों ना उसकी हैबिट अभी से डाली जाए। यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने आने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको नीचे खींच रहा है, चाहे वो भाई बहन हो, रिलेशनशिप हो आपका, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, नीचे खींच रहा है, आपको एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा उनसे दूर रहने का। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर का माहौल ठीक नहीं है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, भले ही लाइब्रेरी या दूसरा शहर, तो वो निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब टफ डिसीजंस अगर आप लोगे जो आपकी तैयारी, आपके प्रिपरेशन, आपके स्कोर के हित में है, तभी आप इस जर्नी को सस्टेन कर पाओगे। जैसा कि मैंने बोला, इमोशंस में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, लेकिन अगर प्रैक्टिकली लगता है कि कोई हार्श टफ डिसीजन हमारे को लेना है, तो उससे पीछे भी नहीं हटना, क्योंकि इस समय पे अगर आपने जर्नी में घुसने का सोच लिया है तो उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन, उससे कम कुछ नहीं है। तो ये था कुछ हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट जो हमारे को अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये पांचों बातों पे अमल कर सकते हो, तो आगे का वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपको समय लगेगा ये पांचों चीजें इनकलकेट, कल्टीवेट करने में, आप थोड़ा सा समय लीजिए, वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए और सोचिए कि आप इन पांचों बातों के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि मैं मान रहा हूं कि हम सब ये अग्री करते हैं कि ये पांचों बातें हम में होंगी, साइकोलॉजी हमारी क्लियर है, हम दिमाग बना चुके हैं अपना कि हमारे को प्रिपरेशन में जाना है। तो आइए शुरू करते हैं कि अब हम मेंटली सॉर्टेड हैं कि इस लंबी जर्नी में हम हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो अब शुरुआत कैसे करनी है? देखिए, जब भी आप किताब लेके बैठ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, तो सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स उठाने होते हैं। जैसे कि आपको पता है अपने मेजर सब्जेक्ट्स हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। सपोज करिए आप कल से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आप एकदम फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं पता है अभी, आप कल से इनमें से एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। अच्छा ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे को इनमें से एक सब्जेक्ट करना है, तो अब क्या करना है? जैसे ही आप डिसाइड करें कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है, एक दिन लगा के सिर्फ उसके पीवाईक्यूज पढ़िए। सर कमाल कर रहे हैं आप, तो अभी तो हमने डिसाइड करा है कि हमारे को कौन सा सब्जेक्ट करना है और आप कह रहे हैं कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो पॉसिबल नहीं है, सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ रीड करने हैं। ये कैसी टाइम पास एक्सरसाइज है? देखिए, 99.9% एस्पिरेंट यहां पे गलती करते हैं। सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, किताब भी खरीद ली, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिए, पेन कॉपी लेके नोट्स मेकिंग करने भी बैठ गए, लेकिन पता नहीं है लिखना क्या है, पता नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। बस पढ़ाई शुरू कर दी, सबको बता दिया कि मेरी तो यूपीएससी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन आप समझिए, आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि अगर मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो उसके लिए मेरे को कौन सी सड़क पकड़नी है, आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? आपको डेस्टिनेशन तो पता है, लेकिन रास्ते के लिए आपको गूगल मैप में लोकेशन तो डालनी ही पड़ेगी। मतलब पीवाईक्यूज जो है आपका गूगल मैप है जो आपको रास्ता दिखाएंगे। ये एग्जैक्टली आपको ये बताएंगे कि अगर आप पॉलिटी उठा रहे हैं, इकोनॉमी उठा रहे हैं, तो उनमें से प्रीलिम्स के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को किन किन एंगल से यूपीएससी कवर कर सकता है, मेंस में किस किस डायमेंशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एसए में इस कंटेंट का यूज कैसे हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लें कि मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, सबसे पहले उसके पिछले 10 साल के मिनिमम प्री, मेंस और एसए तीनों के पीवाईक्यूज देखिए। तभी आपको एक समझ आएगा कि अगर मैं फंडामेंटलाइज पढ़ रहा हूं तो मेरे को उसमें कौन कौन से डायमेंशंस इंक्लूड करने हैं किताब पढ़ते हुए। अगर वो डायमेंशंस मेरी किताब में नहीं है तो मेरे को गूगल, यूट्यूब के माध्यम से उन्हें पूरा करना होगा। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन बनता कैसे है। पूरा फंडामेंटलाइज खत्म कर लेंगे। लक्ष्मीकांत में मूवीज वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं दी गई है, लेकिन यूपीएससी ने पूछा कि हमारे देश में सिनेमा जो है उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अलग प्रकार का है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया।
अब एस्पिरेंट कह रहा है कि सर लक्ष्मीकांत में तो ये था नहीं। अगर आपने पीवाईक्यूज पहले पढ़े होते तो आपको पता होता कि क्योंकि मूवीज की बात लक्ष्मीकांत में नहीं की गई है तो हमारे को वो किसी और सोर्स से कवर करनी होगी। कहने का मतलब है कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसके प्री और मेंस के पीवाईक्यूज कवर करने होंगे। ये हो गई अपनी पहली बात। नाउ दूसरी चीज है बुक्स एंड रिसोर्सेस, कि जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसकी एनसीईआरटीज निकाल ली और उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो एक जगह इकट्ठी कर ली। अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बुक रीडिंग शुरू कर रहे हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको नोट मेकिंग करनी है। एस्पिरेंट्स कई बार ये गलती करते हैं और इवन आजकल कोचिंग्स भी इस बात को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि सर प्री की तैयारी अलग कर लेते हैं, मेंस की तैयारी अलग कर लेते हैं। कई बार मेरे पास डाउट्स आते हैं मेल्स मैसेजेस में कि हमने प्री की पॉलिटी तो कर ली लेकिन अभी हमारे को मेंस की पॉलिटी करनी है। लेकिन मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया, ऑलमोस्ट अ डेकेड ऑफ एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मेरे को ये समझ नहीं आया आज तक कि प्री की पॉलिटी और मेंस की पॉलिटी में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, यूपीएससी फंडामेंटल राइट्स में प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये सुनने में तो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट लग रहा है, मेंस का स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन पूछा गया प्रीलिम्स में। तो ऐसे में मेरे को जो यूपीएससी का नेचर है वो देखते हुए समझ नहीं आता कि प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग से कैसे होती है। इवन आजकल कोचिंग्स ने भी ये करा है कि वो प्री और मेंस की तैयारी अलग कराते हैं। पहले वो आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ठीक है जब प्री आपका निकल जाएगा उसके बाद आप आना, हम आपको क्वालिटी एनरिचमेंट करवा देंगे, हम आपको अलग अलग एनरिचमेंट कोर्सेज एनरिचमेंट प्रोग्राम्स करा देंगे। बट मेरे को ये नहीं समझ आता कि अगर एस्पिरेंट पहले ही मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेगा तो वो इस टाइप के कठिन सब्जेक्टिव टाइप सवाल जो है प्रीलिम्स में उनको कैसे अटेम्प्ट करेगा। इसमें कोचिंग्स का बेनिफिट ये होता है कि एक बारी मेंस के लिए जो एस्पिरेंट्स अपीयर होंगे वो कम स्ट्रेंथ होगी, टीचर्स का खर्चा कम लगेगा, कम बैचेस पढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मेंस में तो लिमिटेड लोग बैठते हैं। तो एक कॉस्ट सेविंग का इंस्टीट्यूट का एक तरीका है, लेकिन मैं इस टीचिंग मेथड से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसको प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डे वन से ही आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है। आपकी तैयारी क्योंकि आपके हाथ में, आपको कोचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो यहाँ पे नहीं करना है। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ में करनी है। एक बारी आपने चैप्टर पढ़ा, नोट मेकिंग करेंगे, जो आपने पीवाईक्यूज देखे थे अब आपको आइडिया लग चुका है कि यूपीएससी कैसे टॉपिक्स पूछ रहा है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे नोट मेकिंग करेंगे। एक बारी नोट मेकिंग हो गई, चैप्टर खत्म हो गया, सपोज आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, खत्म हो गया, जैसे ही वो खत्म हुआ उसके पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे प्री और मेंस दोनों के। इस पॉइंट पे जाके आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा कि आपने बुक्स पढ़ ली, स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ लिए, आपने नोट मेकिंग कर ली, आपने प्री और मेंस के पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए और अब आपका चैप्टर वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है कि आप शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपकी आसानी के लिए बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करें बाद में कौन सा सब्जेक्ट करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बकेट्स बना दिए, बकेट ए, बकेट बी एंड बकेट सी। मैं ये मानता हूं कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अगर कल से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बकेट ए के सब्जेक्ट उठाने होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, इंटरव्यू, सब जगह पे ये सब्जेक्ट जो है वो काम आएंगे। एंड मेनली इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये होगा आपके बकेट ए सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बकेट बी और बकेट सी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स पहले कर रहे हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कवर हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे और आप दूसरे छोटे सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। बकेट बी में मैंने डाला है एनवायरमेंट, एथिक्स, आईआर एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पे एनवायरमेंट और एथिक्स की वेटेज ज्यादा है, लेकिन अब सारे सब्जेक्ट्स को तो आप बकेट ए में नहीं डाल सकते, आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ तो शुरुआत कर नहीं सकते। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि पहले आप इन सब्जेक्ट से क्या शुरुआत कीजिए, जब बकेट ए आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बकेट बी की तरफ आइए, उसमें एनवायरमेंट और एथिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि एथिक्स के ऊपर 250 मार्क्स का एक अलग पेपर होता है और एनवायरमेंट की वेटेज प्रीलिम्स में आजकल काफी ज्यादा है। डालने को मैंने बकेट ए में भी डाल सकता था, बट देन अगेन आप इतने सारे सब्जेक्ट्स में फिर कंफ्यूज हो जाता है कि पहले क्या शुरू करें। तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले इन सब्जेक्ट्स को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप शिफ्ट करिए बकेट बी की तरफ।
जब बकेट बी आपकी पूरी हो जाए फिर जाइए बकेट सी की तरफ, जिसमें सिक्योरिटी, डिजास्टर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इनमें से मेंस के अंदर हार्डली एक एक दो दो सवाल आते हैं, तो ये आप लास्ट में बकेट को उठाएंगे। इस तरीके से आपका एक ऑर्डर चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था हाउ टू बिगिन, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो कोई भी आप बकेट ए के सब्जेक्ट उठा सकते हैं, राइट। ये पीडीएफ मैं आपको ना अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप ये अपना सेव कर सकते हैं, सो दैट आपको पता हो कि कौन सा बकेट हमारे को पहले पढ़ना है। यहाँ पे बकेट ए के जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, उसमें मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ कि एज पर द रीसेंट ट्रेंड, मैंने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च करा है विद बेयर एक्ट एनालिसिस, जहां पे क्लॉज बाय क्लॉज पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम समझने वाले हैं। मेंस आंसर राइटिंग, प्री के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज, कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 175 से 200 आवर्स का एक कोर्स रहने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर अपना प्रीलिम्स में, दैट इज सी सैट का पेपर, इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे दोनों कोर्सेज। सी सैट का बैच भी लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में दोनों बैचेस की आपको लिंक दी हुई है, आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि हमारे को जीएस के सब्जेक्ट जो है वो किस ऑर्डर में चलाने हैं, प्रिपरेशन कैसे बिगिन करनी है, पीवाईक्यूज देखने हैं, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक साथ में पढ़नी है। अब आते हैं अपने 500 मार्क्स के ऊपर, दैट इज ऑप्शनल पेपर। आपको पता है मेंस में दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, जहां पे हमारे को 500 मार्क्स में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है जो नए एस्पिरेंट्स अक्सर पूछते हैं, और वो क्वेरी मैं यहाँ पे आपके लिए रिजॉल्व कर दूंगा कि सर ऑप्शनल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला पैरामीटर है कि कभी भी जब आप ऑप्शनल लें तो एक कोशिश करिए कि जो आपके बैचलर्स या मास्टर्स में सब्जेक्ट है उसी को आप लीजिए। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप ऑलरेडी 3 साल, 4 साल या 5 साल लगा चुके हो, आप अपने प्रोफेसर से वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ऐसे में आपकी वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप एक नया सब्जेक्ट लेके अपना टाइम खराब मत करिए। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आपके बैचलर्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है, या उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपको काफी आसानी होगी एंड दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। दूसरा पैरामीटर है कि आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसमें आपका इंटरेस्ट बने। मैं ये मानता हूं कि यूपीएससी की जर्नी काफी लंबी और कठिन जर्नी होती है, और मैंने अपने तजुर्बे में ये देखा है कि कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स दूसरों के सुनने पे कोई भी सब्जेक्ट रैंडमली पिकअप कर लेते हैं, उसमें उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर जब उनका एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उन्हें समझ आता है कि ऑप्शनल की वजह से हम इस बार रह गए, ऑप्शनल में स्कोर बना नहीं, एक काम करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं। अब जो उन्होंने पहली बार में ऑप्शनल पढ़ा था, 5 से 6 महीने लगा के उसकी कोचिंग भी करी थी 50,000 की, वो सारे पैसे, टाइम, एनर्जी, समय सब वेस्ट हो गया, अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया। ऐसे में मैं ये चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा ना हो और आप वही सब्जेक्ट पिकअप करें जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है, या तो बैचलर्स का बैकग्राउंड या इंटरेस्ट। ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको कभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और वो है ओवरलैप विद जीएस। बहुत से एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर हिस्ट्री ले लें क्या, क्योंकि जीएस 1 में उसका ओवरलैप है, सर पीएसआईआर ले लें क्योंकि जीएस 2 में उसका ओवरलैप है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स समझिए। मैं मानता हूं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का। हिस्ट्री ऑप्शनल जो है, अगर आप लेते हैं तो आपको 500 नंबर की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो 500 मार्क्स का है। हिस्ट्री पेपर 1 में कितनी आती है, वेरी करता है, लेकिन 80 से 90 मार्क्स की आती है, क्योंकि साथ में ज्योग्राफी भी आती है और बाकी चीजें भी आती हैं, सोशल इश्यूज भी आता है। आप 80 नंबर को बचाने के लिए अपने 500 नंबर दाव पे लगा रहे हैं। वैसे भी इन एनी केस अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं, तो जीएस 1 में आप 80 में से 80 तो हिस्ट्री में स्कोर कर नहीं सकते, यूपीएससी का भी फुल मार्क्स तो देगा नहीं आंसर राइटिंग में, मार्क्स तो कटेंगे। अल्टीमेटली 5 से 10 नंबर की फाइट के लिए आप क्या करते हैं, 500 नंबर को दाव पे लगा देंगे कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं लिया, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो ले लिया, जस्ट बिकॉज जीएस में ओवरलैप बन रहा है। तो ये मैथ्स को ज्यादा फिट नहीं होती, तो कभी भी जीएस के साथ ओवरलैप आप मत देखा कीजिए जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। ऑल्सो एक नया टर्म आजकल चला है रेडिट पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, दैट इज ट्रेंडिंग ऑप्शनल। कि इस बार सोशियोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, इस बार एंथ्रोपोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, इस बार मैथमेटिक्स ट्रेंड कर रहा है।
देखिए यूपीएससी में ये जो ट्रेंडिंग ऑप्शनल होता है ना, ये यूपीएससी नहीं बनाता, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं अपने ऑप्शनल कोर्सेज की सेल और मार्केटिंग करने के लिए। ये जो पूरे के पूरे थ्रेड्स, ये जो पूरे के पूरे डिबेट्स, ये जो पूरे के पूरे चैनल्स शुरू होते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक मार्केटिंग टैक्टिक होती है, जिसमें एक नाइव एस्पिरेंट जिसने आज तैयारी शुरू करी है वो फंस जाता है। उसको क्या लगता है कि हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं भैया, सोशोलॉजी जो है ये आजकल पिछले 2 साल में देखा मैंने टॉप 5 में 3 के पास सोशोलॉजी थी, मैंने देखा पिछले 4 साल में टॉप 10 में 3 के पास एंथ्रोपोलॉजी थी, तो मैं भी एंथ्रोपोलॉजी ले लेता हूँ, छोटा सब्जेक्ट है। देखिए ट्रेंडिंग ऑप्शनल यूपीएससी ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूपीएससी की भाषा में, यूपीएससी की डिक्शनरी में ट्रेंडिंग ऑप्शनल जैसा कुछ नहीं है। मान लीजिए, सपोज, चलो आपकी बात मैं मान भी लेता हूं कि हाँ ट्रेंडिंग ऑप्शनल है, लास्ट ईयर अगर सोशोलॉजी ट्रेंडिंग है, तो क्या गारंटी है कि इस साल भी सोशोलॉजी ही ट्रेंडिंग होगा? आप यूपीएससी के ऊपर केस तो कर नहीं सकते कि नहीं सर, मैंने ये सोच लिया था कि सोशोलॉजी ट्रेंडिंग है तो अब आपको सोशोलॉजी ही ट्रेंडिंग में रखना होगा, वरना मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूंगा। वो तो आप कर नहीं सकते। आपको ये समझना है कि यूपीएससी के पास उतनी पावर है कि वो रातों रात ट्रेंड चेंज कर देगा और हमारा सारा मैथ्स जो है वो यहाँ पे धरा रह जाएगा। तो कभी भी इस ट्रैप में मत फंसिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है। इस जार्गन से आपको दूर रहना है। एक और मार्केटिंग टैक्टिक जो फॉलो किया जाता है ऑप्शनल की मार्केट में, दैट इज शॉर्ट सिलेबस। सोशियोलॉजी ले लो, बहुत छोटा सिलेबस है, एंथ्रोपोलॉजी ले लो, बहुत छोटा सिलेबस है। हो सकता है कि नंबर ऑफ बुक्स कम हो सकता है थ्योरी कम हो, लेकिन आप ये समझिए कि हमारे को ऑप्शनल की तैयारी किस नजरिए से करनी है। हमें ऑप्शनल की तैयारी इस नजरिए से करनी है कि अगर एक अटेम्प्ट में हमारा क्लियर नहीं हुआ या हमारे को थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक जाना पड़ रहा है, तो उस केस में हमारे को हर साल ऑप्शनल चेंज ना करना पड़े। हमारी नीयत यही है कि एक बारी जो ऑप्शनल पढ़ लिया, वर्स्ट के सिनारियो में हम उसी को पढ़ेंगे और जीएस के ऊपर और मजबूती से काम करके अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे में आप ऑप्शनल कभी भी लेंथ देख के मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स लेंथी ऑप्शनल है, आप सोशियोलॉजी इसलिए मत लो कि वो छोटा है, क्योंकि अगर आपका सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो आप इन एनी केस उसमें स्कोर कर नहीं पाओगे और अगले अटेम्प्ट में आपको ऑप्शनल चेंज करना पड़ेगा। मैथ्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, इवन दो इट इज लेंथी, लेकिन मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो आप वो लीजिए, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप वो लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है आप वो लीजिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट से जो चीज पढ़ी जाती है वो अंदर से निकल के आती है आंसर शीट पे, और उसमें आपका स्कोर ज्यादा बेहतर बनेगा। तो अगेन, कभी भी शॉर्ट सिलेबस के पीछे मत भागिए। एंड मैं ये कहूंगा कि अगर ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो आप ऑप्शनल चेंज मत करिए अननेसेसरली। आपने जो 5-6 महीने पहले वाले ऑप्शनल में लगाए थे वो यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करते हुए। अब यहाँ पे आते हैं हम डेली टाइम टेबल की तरफ कि ठीक है सर, बकेट है, बकेट भी बकेट सी हमारा रेडी हो गया, हमारे को बकेट ए में से सब्जेक्ट उठाने हैं, ऑल सेट। साइकोलॉजी पूरी तैयार हो चुकी है, एकदम इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, टफ डिसीजंस लेने के लिए हम तैयार हैं। ऑप्शनल हमारा सिलेक्ट हो चुका है, हमने ओवरलैप विद जीएस नहीं देखा है। अब बताइए रोज सुबह उठ के पढ़ाई करनी कैसे है, डेली टाइम टेबल क्या रहेगा? मैं ये मानता हूं कि डेली टाइम टेबल हमेशा एक बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें आपके पास हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, और अगर आप अपने आप को परेशान करके एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेंगे कि मेरे को आज 19 घंटे पढ़ना है, मेरे को आज 20 घंटे पढ़ना है, मेरे को रिलेटिव्स ने बोला था कि यूपीएससी वाले तो दरवाजे बंद कर लेते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं। देखिए 17 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन एक साल नहीं पढ़ सकते 17 घंटे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि डेली टाइम टेबल किस तरीके से दिखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले आपको एट अ टाइम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि सपोज उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, अब वहां पे क्लासेस हो रही हैं, वो क्या करेंगे कि एक साथ 4-4 क्लासेस देखने लगेंगे जस्ट बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है लेक्चर्स का। कि सर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक साथ शुरू कर ली क्योंकि चारों की क्लासेस चल रही थी लाइव, अब मैं वो चारों को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। या मैंने कोई सर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है, मैंने 2 बैचेस एक साथ ज्वाइन कर लिए, उधर मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, इधर मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, तो जीएस की इधर 2 क्लास हो रही है, उधर ऑप्शनल की, एक दिन में मैं 8-8 घंटे क्लास कर रहा हूँ। ये गलती मत करिए। अगर आप पूरा दिन सिर्फ क्लास करते रहेंगे तो आप फिर खुद से सेल्फ स्टडी कब करेंगे? क्लासेस से कभी भी सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं होती।
क्लासेस का काम होता है आपको थोड़ा सा धक्का देना कि हाँ, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको बता दिया कि हिस्ट्री में ये होता है, याद तो आप ही को करना पड़ेगा, दिमाग में एब्जॉर्ब तो आप ही को करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग आप ही को करनी पड़ेगी। तो कोचिंग का काम कभी भी आपका सिलेक्शन दिलवाना नहीं होता, कोचिंग का काम होता है आपको धक्का देना आगे की तरफ। सिलेक्शन तो आपने खुद लेना है, तभी वो आपकी प्रतिभा का टेस्ट है। तो कभी भी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा एक बार में मत करिए, वरना क्या होगा, उतनी ज्यादा क्लासेस उतना ही कम सेल्फ स्टडी का टाइम। 2 सब्जेक्ट उठाइए। हाँ, अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो जीएस का सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए। तो या तो 2 जीएस का सब्जेक्ट साथ में, या फिर एक ऑप्शनल एक जीएस का सब्जेक्ट आप करेंगे। ये हो गई पहली बात। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 4, 5, 6 सब्जेक्ट एक साथ नहीं करने हैं। अब डेली टाइम टेबल की टाइम स्लॉट्स कैसे होने चाहिए? क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हमारे को 2 सब्जेक्ट एट टाइम करने हैं, तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट को देंगे 3 घंटे, दूसरे सब्जेक्ट को भी देंगे 3 घंटे, करंट अफेयर्स को लगभग 2.5 से 3 घंटा, डिपेंडिंग कि आप न्यूज़पेपर कितनी तेजी से पढ़ पाते हैं, कितना एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं, उस हिसाब से हम करंट अफेयर्स को 2.5 से 3 घंटा देंगे। और फिर हमारा आता है लास्ट स्लॉट, जिसमें हम सी सैट और रिवीजन करेंगे लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, हम ये आखिरी वाला जो स्लॉट है रिवीजन वाला, इसको इंक्रीज करते रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्लॉट बना दिए, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स का अलग से स्लॉट, एंड सीसैट एंड रिवीजन। इससे क्या हुआ कि आपके एक बैलेंस बन गया, आपकी जीएस भी निगलेक्ट नहीं हो रही, आपके करंट अफेयर्स भी निगलेक्ट नहीं हो रहे, और आपका सीसैट और रिवीजन भी चल रहा है। इस बार भी ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स थे जिनका सीसैट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सीसैट अगर आप शुरू से नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं फरवरी में जाके सीसैट कर लूंगा, वो अप्रोच आज के जमाने में काम नहीं करेगी। वो 2013-14 में चलती थी अप्रोच, लेकिन जो ट्रेंड अभी बन गया है पेपर का, आज की तारीख में वो अप्रोच काम नहीं करेगी। तो आपको सीसैट तो शुरुआत से करना ही पड़ेगा। तो ये 4 स्लॉट्स आपके हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन 4 स्लॉट्स के बीच में आपको एडिक्वेट ब्रेक लेना है। कि सपोज आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया 3 घंटे, अब आपको यहाँ पे ब्रेक लेना होगा प्रॉपर, जिससे कि उस ब्रेक में आप रिफ्रेश हो सकें, अपना फोकस दोबारा से गैदर कर सकें। अगर आपको भूख लग रही है, आपको नैप लेने का मन है 15-20 मिनट की, आप एकदम रिफ्रेश हो जाइए। ये स्लॉट का मतलब ये नहीं है कि लगातार 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 लगे हुए सुबह से शाम तक, बीच में कोई ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको एफिशिएंसी से पढ़ना है, और देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि फटाफट फटाफट पेज पलटे, लाइनें पढ़ी, हाँ हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, नहीं। क्योंकि यूपीएससी में एनालिटिकल सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस किताब में होना चाहिए, अलग अलग डायमेंशन सोचने की क्षमता होनी चाहिए, और नोट मेकिंग की एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हर स्लॉट के बाद एक एडिक्वेट ब्रेक लेना जरूरी है। उस ब्रेक में आपको जो करना है आप कीजिए, जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है, रिफ्रेश हो रहे हैं, कुछ खाना है, बाहर जाना है, जिम करना है, वॉक करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जो करना है आप करिए, लेकिन ब्रेक जो है वो हमेशा रेगुलेटेड होना चाहिए। कि आपने सोचा 45 मिनट्स का ब्रेक, तो वो ब्रेक 45 मिनट्स का ही रहना चाहिए। आपने सोचा 1 घंटे का ब्रेक, तो वो ब्रेक 1 घंटे का ही रहना चाहिए। आपने सोचा आधे घंटे का ब्रेक, मतलब कि जो आपने सोच लिया, ब्रेक का टाइम उतना ही रहना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। इसके साथ हम हर स्लॉट के बाद ब्रेक तो लेंगे, लेकिन हमारे को हफ्ते में आधे दिन का ब्रेक चाहिए होगा, हाफ डे ब्रेक पर वीक। वो किस लिए? देखिए, आपको रिफ्रेश करना जरूरी है। अगर आप लगातार 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 पढ़ते रहेंगे, तो आपके माइंड में एक ऐसा लूप बन जाएगा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, नहीं हो पाएगी तैयारी, छोड़ रहा हूं मैं सब कुछ। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हर हफ्ते आधा दिन आप फ्री रखिए अपने लिए, जहां पे आपकी जो हॉबी है वो करिए। आपको बाहर खेलने जाना है, स्विमिंग जाना है, बैडमिंटन खेलने जाना है, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, कहीं बाहर कैफे वगैरह में जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है आप आधे दिन में वो करिए। और उसमें इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप पिछला हफ्ता जो था ना वो कैसा गया, किस किस दिन मैंने टारगेट मिस करे, किस किस दिन मैंने टारगेट अचीव करे, आने वाले हफ्ते में ये गलतियां मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूं। मतलब कि ये जो हाफ डे का ब्रेक ले रहे हो, ये बहुत प्रोडक्टिव ब्रेक होने वाला है। क्यों? एक तो आप रिफ्रेश हो जाओगे अगले हफ्ते के लिए, प्लस पिछले हफ्ते की जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो आप इस हाफ डे के ब्रेक में प्लान करोगे। तो ये वीकली बेसिस पे जो ब्रेक है, ये बहुत जरूरी है, और रेजुविनेशन करते रहना है। फिजिकल एक्सरसाइज काफी जरूरी है, उससे दिमाग आपका ज्यादा एक्टिवली काम करेगा।
तो ये आपका हो गया डेली टाइम टेबल कि आपका दिन कैसा दिखना चाहिए और आपका हफ्ता कैसा दिखना चाहिए, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा टारगेट मॉनिटरिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने आजकल एक नया ट्रेंड देखा है रेडिट पे, ट्विटर पे, क्या कि एस्पिरेंट्स पोस्ट डालते हैं कि मेरे को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक नया यूपीएससी में टर्म आया है जो आज की जनरेशन यूज करती है। मतलब कि मेरे को एक ऐसा साथी चाहिए जो रोज मुझसे पूछ सके कि क्या तुमने पढ़ाई करी, और पलटे में मैं भी उससे पूछूंगा कि क्या तुमने पढ़ाई करी। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल्स पे। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल रहा है वो एक अलग बात है। उसमें भी क्या होता है, 10 प्रकार के डिस्ट्रैक्शन, बातचीत, डिबेट्स वगैरह होती हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। बट देन अगेन, अगर आपको खुद से टारगेट मॉनिटरिंग करनी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करिए। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि टारगेट्स को ब्रेक कैसे किया जाता है। आप एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करिए कि ठीक है, मेरे को अगस्त तक पॉलिटी खत्म करनी है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया कि जुलाई तक हमारे को पॉलिटी खत्म करनी है, ठीक है। अब इस टारगेट को ब्रेक करिए छोटे हिस्सों में कि पूरी पॉलिटी 31 अगस्त, लेकिन 31 जुलाई तक मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक खत्म करना है। मेरे को 15 जुलाई, 15 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन तक खत्म करना है, लाइक दैट। कि एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया कि इस महीने में सब्जेक्ट खत्म करना है। फिर हमने सेट करे छोटे टारगेट्स, और फिर हम आ जाएंगे वीकली एंड डेली टारगेट्स पे कि इसको फर्दर ब्रेक करेंगे। कि देखिए, पॉलिटी की डेडलाइन सेट कर ली, फिर हमने मंथली टारगेट बना लिया कि इस महीने में पॉलिटी इतनी करनी है, इस महीने में पॉलिटी इतनी करनी है। फिर हम आ गए डेली वीकली टारगेट्स पे कि मेरे को इस हफ्ते फंडामेंटल राइट्स तक खत्म करना है, अगले हफ्ते प्रेजेंट तक खत्म करना है, उसके बाद पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म करना है, लाइक दैट। मतलब कि आपको 3 लेयर्स ऑफ टारगेट सेट करने हैं। एक बड़ा टारगेट, एक उससे छोटा टारगेट, और एक सबसे छोटा टारगेट जो आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मॉनिटर करोगे। तो जो मैंने आपको बताया कि आप आधे दिन का ये जो ब्रेक लोगे, इसमें आप मॉनिटर करोगे कि आपने क्या सही करा, क्या गलत करा। उसमें आप टारगेट मॉनिटरिंग करोगे कि जो आपने बड़े टारगेट को छोटे टारगेट में ब्रेक करा था, क्या आपने वो छोटे टारगेट्स अचीव करे या नहीं करे। नहीं करे तो क्यों नहीं करे, क्या गलती हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, और अगले हफ्ते वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ये जवाब दे पाएंगे तो आपको किसी भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 लेयर्स की टारगेटिंग करनी है। बड़ा टारगेट, उससे छोटा टारगेट, और सबसे छोटा डेली वीकली टारगेट जो आप सेल्फ मॉनिटर करेंगे। और हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बफर डेज रखने हैं। बफर डेज क्यों? कि आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए, किसी की तबियत खराब थी, आपकी तबियत खराब थी, बुखार हो गया, कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गई, माहौल ठीक नहीं था। हमेशा बफर डेज रख के चलेंगे टारगेट में। वरना क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है। कैसा कि यार आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, अब तो मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। और फिर वो एक स्पाइरल बनता रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने का। उस चीज से बचने के लिए आपको बफर डेज रखना काफी जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टारगेट्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आपको मंथली टारगेट्स देने वाला हूं कि आपको किस महीने तक क्या करना है, सो दैट आप ये स्क्रीनशॉट लेके या इसका प्रिंट आउट लेके अपनी वॉल पे लगा लें कि आप एकदम बैंग ऑन टारगेट को हिट कर रहे हैं। सबसे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप 3 बकेट ए के सब्जेक्ट जो हैं अक्टूबर एंड तक खत्म कर लेंगे। बकेट ए के सब्जेक्ट जो अपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट से बकेट ए वाले, उसमें से आप 3 सब्जेक्ट जो हैं अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। ये है आपका टारगेट नंबर 1। साथ में करंट अफेयर्स तो डेली चलेंगे ही। सी सैट आपका अक्टूबर तक आधा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आप रोज रात को 45 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा सी सैट करोगे। धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा अक्टूबर तक आधा सी सैट हो जाना चाहिए, और ऑप्शनल जो है वो 60 से 70% हो जाना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन एक जीएस के सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल के साथ शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शनल में डिले करते हो, सपोज आप सितंबर अक्टूबर से ऑप्शनल शुरू कर रहे हो, तो फिर वो खींचेगा फरवरी मार्च तक। उस टाइम पे क्या होता है, पैनिक होने लगता है कि सर प्रीलिम्स पास आने वाला है। सेल्फ स्टडी आप कर नहीं पाओगे। कोचिंग में आप कंप्लीट कर लोगे, कोचिंग के नोट्स आप एक बार देख लोगे, लेकिन किताब को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, मेंस की आंसर राइटिंग हो नहीं पाएगी। इसलिए
मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि क्योंकि 500 मार्क्स हैं ऑप्शनल के, तो इसलिए सबसे पहले आपको ऑप्शनल और एक जीएस का सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड करा है कि हम 2 सब्जेक्ट एट टाइम करेंगे, राइट। तो अक्टूबर का आपका टारगेट हो गया कि आपको 3 जीएस का सब्जेक्ट निपटाने हैं, बकेट ए वाले सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर्स रोज चलेंगे, सी सैट आधा हो जाएगा और ऑप्शनल 60 से 70%। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, उसके अगले 3 महीने में आपको बकेटें पूरी खत्म करनी है। मतलब कि जनवरी तक आपकी बकेटें खत्म हो जानी चाहिए, ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, एथिक्स जो कि बकेट बी का सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए, और सी सैट। करंट अफेयर्स तो आपके डेली चलेंगे, उसमें हमारा कोई डाउट ही नहीं है। तो जनवरी तक का अपना टारगेट हो गया बकेट ए खत्म, सी सैट खत्म, ऑप्शनल खत्म और बकेट बी में से अपना एथिक्स खत्म। अब हम आते हैं फेब्रुवरी और मार्च में। फेब्रुवरी मार्च में बकेट बी और बकेट सी के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे को वो खत्म करने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एथिक्स आपका हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो गए। अब एनवायरमेंट इसमें एक थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है जो हल्का सा टाइम लेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो 10-15 दिन वाले सब्जेक्ट्स हैं जो इजीली आप कवर कर सकते हो। मतलब कि आपको फेब्रुवरी मार्च जो है पूरा वो बकेट बी और बकेट सी के लिए मिलेगा। इसमें आप 10-10 दिन, एक एक हफ्ते में डिजास्टर, सिक्योरिटी ऐसे सब्जेक्ट पूरे करेंगे। तो आपका टारगेट हो गया कि आपको मार्च तक, 31 मार्च तक आपको जीएस, ऑप्शनल, सी सैट पूरा खत्म करना और करंट अफेयर्स आपके डेली बेसिस पे चलने चाहिए, राइट। अब अप्रैल आ गया। अप्रैल और मई हमारा पूरा रिवीजन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिवीजन, करंट अफेयर्स की रिवीजन और साथ में अपनी टेस्ट सीरीज और सीसैट रिवीजन में जाएगा। और इस दौरान आपको पूरे में सेल्फ मॉनिटरिंग तो करनी ही है। तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा ये पीडीएफ दे दूंगा, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से टारगेट सेटिंग करनी है कि बकेट ए के सब्जेक्ट जो है मैक्स टू मैक्स हर हाल में आपको 31 जनवरी तक पूरे करने हैं, अलोंग विद ऑप्शनल, सीसेट एंड रेगुलर करंट अफेयर्स। ये मॉनिटरिंग आपको करनी है। तो अब आप इन बड़े टारगेट्स को अपने हिसाब से छोटे टारगेट्स में ब्रेक करना शुरू कर दीजिए कि आपको बकेट है अगर 31 जनवरी तक खत्म करनी है तो उसमें आप पहले कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर उसको आप फर्दर ब्रेक करिए और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करिए, राइट। तो ये मंथली टारगेट्स रहेंगे आपके और अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहां पे एक चीज आती है कि आजकल एस्पिरेंट एक नई बात करता है कि सर 1-to-1 मेंटरशिप दे दो। आजकल ऐसे बहुत टेलीग्राम चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको डेली टारगेट्स देंगे। आज हिस्ट्री का पेज नंबर 65 पढ़ लेना, पॉलिटी का पेज नंबर 70 पढ़ लेना, सोशियोलॉजी का पेज नंबर 100 पढ़ लेना। लेकिन मेरे को वो अप्रोच बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना एक रूटीन है, हर किसी की अपनी एक पढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है, उधर ग्रुप में आ रहा है कि पॉलिटी पढ़ो आप। अब मेरा तो मिसमैच हो गया। अब मेरे को यहाँ पे जो है थोड़ा खराब लगेगा कि उधर तो पॉलिटी चल रही है, मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया कि सर वो वाले टारगेट फॉलो करूं या जो मैंने खुद टारगेट सेट करे थे वो फॉलो करूं। तो ये जो पर्सनल मेंटरशिप, 1-to-1 गाइडेंस, ग्रुप पे रोज टारगेट डालना, ये मेरे को लगता है कि लॉन्ग रन में फीजिबल नहीं है। शुरू शुरू में लगता है कि हाँ कोई है जो हमारे को रोज टारगेट दे रहा है, लेकिन एक बारी कॉलेज के एग्जाम्स आएंगे, कोई काम में जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कोई टारगेट्स आ गए, आपके प्रोजेक्ट वगैरह पूरा करना है, आपकी तबीयत खराब हो गई, फैमिली इमरजेंसी है, कुछ भी है, ग्रुप तो नहीं रुकेगा, ग्रुप पे तो रोज टारगेट्स आएंगे। अब आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर बैकलॉग हो गया टारगेट्स का, उसके लिए क्या करें, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। एक काम करते हैं, फ्रेश शुरू करते हैं अगले साल के लिए और आज से सारे टारगेट्स में फॉलो करने शुरू करूंगा। तो ये जो पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग 1-to-1 मेंटरशिप है, मेरे को लगता है कि ये स्कूल लेवल पे ठीक लगती है। लेकिन जेई, नीट, अगर आप ये सब बड़े एग्जाम्स दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां पे डेली टारगेट्स और ये सब, मेरे को नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एस्पिरेंट को इन चीजों की जरूरत होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप, और तभी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करे, आप देखिए मैंने बस ये बता दिया कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट करने हैं, बकेट है सब्जेक्ट्स। अब उसमें से क्या चुनना है वो आपकी मर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है। बताने को मैं ये भी बता सकता था कि 31 अगस्त तक इकोनॉमी कर लो, 30 नवंबर तक पॉलिटी कर लो, 31 दिसंबर तक साइंस एंड टेक कर लो। लेकिन अगेन हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वहां पे चूज करिए कि आपको क्या पढ़ना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मोमेंटम। कि ये जो हम पूरे टारगेट्स अचीव करेंगे, मंथली टारगेट, बकेट ए, बी, सी, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, इसमें कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हम मोमेंटम लूज कर जाते हैं कि बीच में 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, कुछ इमरजेंसी थी, 5 दिन पढ़ाई नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम थी, सर मोमेंटम पूरा लूज हो गया। इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एस्पिरेंट्स को आती है। देखिए आपको पहले ही अपने दिमाग में ये चीज सेट करके रखनी है कि देयर विल बी लो डेज।
खराब दिन तो आएंगे। इवन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनके भी खराब दिन आते हैं, उनकी भी कभी तबीयत खराब होती है, फैमिली इमरजेंसी होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी लाइफ में कभी खराब दिन नहीं आता, या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में कभी खराब दिन नहीं आता, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। खराब दिन एक पार्ट एंड पार्सल है। बेसिकली मोमेंटम तब टूटता है जब हम खराब दिनों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, या हम पढ़ाई में ब्रेक के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक्स लगेंगे, खराब दिन आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि हमारी पढ़ाई में ब्रेक लग रहा है। उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि कोई नहीं, ये पार्ट एंड पार्सल है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट वाइल डीलिंग विद द लो डेज, कि हमारे को पता है कि जितने भी खराब दिन है वो हमारे को नहीं रोक सकते, राइट। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी कंपाउंडिंग हो जाती है प्रॉब्लम्स की। कंपाउंडिंग कैसे? आपका खराब दिन गया, अब आप क्या करोगे उसके बारे में बार बार सोचते रहोगे। मतलब कि जो अभी टाइम आपके हाथ में है, आप उसे भी वेस्ट करना शुरू करोगे। फिर वो आपका जो गिल्ट है वो और बढ़ेगा कि एक तो 3 दिन से पहली पढ़ाई नहीं हुई, और आज सुबह से मैं उसी के बारे में सोचा जा रहा हूं, आज का दिन भी मेरा वेस्ट हो गया। कल सुबह उठ के गिल्ट होगा कि यार मेरे 4 दिन वेस्ट हो गए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको लगे कि मेरे टारगेट पूरे नहीं हुए, जब भी आपको लगे पिछले 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, उस थॉट को वहीं पे रोक दो, और ये अपने आप से बोलो कि जो अभी टाइम है ना, मैं इसको नहीं निकलने दूंगा। अभी ये जो खराब दौर था 3-4 दिन का, इस पे अभी के अभी मैं ब्रेक लगाऊंगा, और अभी से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। मतलब कि आपको अपनी मिस्टेक्स को कंपाउंड नहीं करना है, अपने नुकसान को कंपाउंड नहीं करना है, कि नुकसान नुकसान के बारे में सोचते हुए और नुकसान, उसके बारे में सोचते हुए और ज्यादा नुकसान। ये गलती आपको नहीं करनी है। और देखिए, अगर आप अपने नुकसान को कम में रोक पाओगे, आप अपने कंपाउंडिंग्स को रोक पाओगे, आप अपने मोमेंटम को कैरी कर पाओगे, तो आपको बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अंदर से ही आएगा कि ठीक है, ये टाइम जो अभी मेरे हाथ में है, मेरे को इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, एंड आई हैव टू जस्ट फॉलो माई बिगर टारगेट्स। तो मोमेंटम बनाने का ये एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी है। ऑल्सो अपने सीसैट और पॉलिटी के बैचेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, जल्दी शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज नोट्स मेकिंग। कि हमने समझ लिया कि डेली कैसे पढ़ना है, टारगेट मॉनिटरिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। क्या नोट्स बनाने जरूरी हैं भी, या छोड़ ही दें उन्हें बिल्कुल? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां पे नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी दूंगा कि किन एरियाज में आपको नोट्स बनाने हैं और किन एरियाज में नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हो, कभी भी प्री के नोट्स अलग, मेंस के नोट्स अलग मत बनाइए। अगर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं। सवाल उठता है कि वो नोट्स कितने लेंदी या बल्कि होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे किताब से मोटे तो नोट्स बन गए, और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने 100 पेजों की किताबों को 10 पेज में कंसाइज कर दिया। मैं मानता हूं दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। क्यों? 100 पेजों की जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसे 5, 6, 7 पेजेस में कंसाइज करो, तो हो सकता है कि आपके कुछ मेजर पॉइंट जो है छूट जाएं। अगर नहीं छूट रहे तो अच्छी बात है, लेकिन छूट सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैंने 100 पेजों की बुक्स को 200 पेजों के नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, इतना एनालिसिस किया, तो रिवीजन आप उन नोट्स की कभी नहीं करने वाले। एग्जाम से पहले इतना पैनिक सिचुएशन होता है कि आप वो 200 पेजों के बल्कि नोट्स हैं उनको कभी हाथ नहीं लगाओगे। बेटर ये है कि नोट्स ना तो बहुत ज्यादा बड़े हों और ना ही बहुत ज्यादा छोटे हों। मतलब दिमाग में बायस नहीं होना चाहिए कि मेरे को छोटे नोट्स बनाने हैं, छोटे 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 नोट्स। इस चक्कर में आप आधी इंफॉर्मेशन छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे को तो छोटे नोट्स बनाने हैं। या फिर आप लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो कि फलाना फलाना वीडियो में मैंने सुना था कि सर ने बोला लंबे नोट्स बनाओ, तो मैं सभी कुछ लिख दूंगा, गूगल पे भी जो दिख रहा है सब लिख दूंगा। नहीं, वो भी नहीं करना आपको। आपको हर टॉपिक को इंडिविजुअली डील करना है। लग रहा है कि टॉपिक में जरूरत है, लिख लो, बुलेट पॉइंट्स में लिख लो। लग रहा है कि टॉपिक में जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दो, थोड़ा बहुत लिखो। तो नोट्स की कभी भी कोई लेंथ डिफाइंड नहीं होती, लेकिन मेक श्योर करिए कि बहुत ज्यादा बल्कि या बहुत ज्यादा छोटे ना हो। इंफॉर्मेशन भी मिस आउट नहीं करनी, और इतने भी लंबे नहीं होने चाहिए
कि 1800-1900 पेजों के खुद के नोट्स बना दिए, वो एग्जाम से पहले रिवाइज ही नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये हो गए अपने नोट मेकिंग। नाउ सवाल उठता है कि ये जो अपनी स्टैटिक थ्योरी होती है ना, जैसे कि पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, इनके नोट्स आपको बनाने चाहिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में जब भी आप ये नोट्स बना रहे हैं तो प्री और मेंस के पीवाईक्यूज को दिमाग में रखते हुए आप इनके नोट्स बनाइए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसके पीवाईक्यूज देख लीजिए, सो दैट आपको पता हो कि यूपीएससी किस किस डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया है। स्टैटिक पार्ट के नोट्स हम बना लेंगे कि ठीक है सर, जीसी लियोंग पढ़ रहे थे उसके नोट्स बना लिए, ऑप्शनल पढ़ रहे थे उसके नोट्स बना लिए, किताब पढ़ रहे थे अपना उपेंद्र सिंह वगैरह कुछ पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स बना लिए। प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर्स में कि सर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग काट के रखी हुई है, कोई नहीं पढ़ता उन्हें। सर रीड तो करा है न्यूज़पेपर लेकिन नोट्स कभी नहीं बनाए, कंपाइलेशन से कर लेंगे। देखिए मैं हर साल जब भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ, मैं साल में 1 या 2 बार ही बनाता हूँ, मैं हर महीने हर हफ्ते नहीं बनाता। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कंपाइलेशंस की एफिशिएंसी जो है ना वो काफी कम हो रही है। आपको ये लग रहा है कि कंपाइलेशन में करंट अफेयर्स हैं, तो यूपीएससी को भी तो पता है कि कंपाइलेशन में करंट अफेयर्स हैं। कोई कंपाइलेशन, आपके पास कोई सीक्रेट खजाना तो है नहीं। यूपीएससी को भी पता है कि ऐसी राजेंद्र नगर में खूब मार्केट में कंपाइलेशंस मिल रही हैं, तो मतलब कि अगर पेपर को थोड़ा मुश्किल बनाना है तो इनमें से तो सवाल नहीं पूछना है। पिछले 6 से 7 वर्षों में इन कंपाइलेशंस की जो पतली पतली बुकलेट्स आ रही थी कि बस इतना कर लो काफी है, वो काफी नहीं होता। आप खुद उठा के देख लीजिए कि पिछले 6 साल की जो कंपाइलेशन और उनमें से कितने क्वेश्चंस बने हैं। क्लेम करने को मैं भी क्लेम कर सकता हूँ कि 70 बन जाएंगे, 80 बन जाएंगे, लेकिन हार्डली 2 या 3 सवाल निकलते हैं। क्रक्स ये है कि करंट अफेयर्स की अखबार में से नोट मेकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर आफ्टर ईयर मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है मार्च और अप्रैल के महीने में, वो इधर आती है। और आप भी इस मिस्टेक से बचिए। करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग आज से ही शुरू करिए। और जो भी आप अखबार में पढ़ रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चाहे हैंड रिटन फॉर्मेट में, मर्जी आपकी है, आप नोट्स जरूर बनाइए। और कैसे नोट्स? ना तो बहुत ज्यादा लंबे, ना ही बहुत ज्यादा छोटे। और करंट अफेयर्स के नोट्स हमेशा आपको टॉपिक वाइज बनाने हैं कि पॉलिटी के सारे करंट अफेयर्स एक जगह, साइंस एंड टेक के एक जगह, एनवायरमेंट के एक जगह, इकोनॉमी के एक जगह। करंट अफेयर्स के नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज बनाइए। कुछ एस्पिरेंट डेट वाइज बनाते हैं, आज 1 मार्च है उसके नोट चेहरे, आज 2 मार्च है उसके नोट चेहरे, नहीं। तो फिर ढूंढोगे कैसे कि पॉलिटी के कहाँ पे, इकोनॉमी के कहाँ पे है? वो ढूंढने में ही आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो करंट अफेयर्स के नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज होने चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर नोट्स बनाने कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बना लें, हैंड रिटन नोट्स बना लें? मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूं कि अगर आप स्टैटिक पार्ट की बात करते हैं, जैसे ऑप्शनल हो गया, उसके नोट्स आप हैंड रिटन बनाइए, क्योंकि उसमें थ्योरीज बहुत ज्यादा होती हैं और वो हाथ से लिख के आपको बेहतर समझ में आएंगी। कि जब हम लिखते हैं हमारा दिमाग 10 डायमेंशन सोचता है, तो ऑप्शनल जैसा गहरा सब्जेक्ट, उसमें मेरे हिसाब से आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। करंट अफेयर्स आप वन नोट माइक्रोसॉफ्ट पे बना सकते हो या फिर ई नोट्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स के नोट्स आप डिजिटली बना सकते हो, लेकिन ऑप्शनल, क्योंकि वो 500 नंबर है और बहुत ज्यादा वेटेज है, उसको हैंड रिटन तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बाकी मर्जी तो देखिए आप ही की है। ऑल्सो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि ऑप्शनल और करंट अफेयर्स दो ऐसे एरियाज हैं जिनके आप नोट्स 100% बनाइए। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लक्ष्मीकांत, वो अपने आप में ही नोट है, उसको बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। स्पेक्ट्रम, आपकी जी सुब्बाराव एथिक्स वाली, ये बुक्स ऐसी हैं जिनके अगर आप नोट्स बनाने बैठे तो किताब से मोटे आपके नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि वो नोट्स के फॉर्म में ही बनाई गई हैं। वो यूपीएससी के लिए स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं। तो ऐसी किताबों के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। इनमें सिर्फ अंडरलाइन करके या स्टिकी नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई स्कॉलरली किताब पढ़ रहे हैं, देखिए 2 टाइप की किताबें हैं यहाँ पे। एक ऐसी किताब है जो लिखी ही सिर्फ यूपीएससी के लिए गई हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, सुब्बाराव हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई। और फिर कुछ ऐसी किताबें हैं जो स्कॉलरली किताबें हैं, मतलब कि जो कॉलेज वगैरह में चलती हैं लेकिन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे आपकी ऑप्शनल की किताबें हो गई, कोई उपेंद्र सिंह हो गई, सतीश चंद्रा हो गई, आपकी कोई अलग अलग पॉल साइंस की किताब हो गई, या जीसी लियोंग जैसी किताबें हो गई। ये कॉलेज की किताबें हैं, ये यूपीएससी के लिए नहीं लिखी गई हैं। तो इन किताबों में से यूपीएससी का कंटेंट ढूंढना, ये आपकी ड्यूटी है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर वो यूपीएससी की कोई स्पेशलाइज्ड किताब है,
तो उसके नोट्स मत बनाइए। स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये सब किताबों के नोट्स मत बनाइए। लेकिन जो स्कॉलरली किताबें हैं और ऑप्शनल की तो नोट मेकिंग हमारे को करनी ही है, करंट अफेयर्स की भी करनी ही है, ये हमारे को पता है। ये जो अपनी स्पेक्ट्रम टाइप और ये लक्ष्मीकांत टाइप बुक्स है, इसमें आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे आप लिख रहे हो, कुछ अंडरलाइन कर रहे हो, तो वहां पे साइड में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हमने स्टिकी नोट्स के फॉर्म में वो चिपका दी। इससे आपका काफी टाइम सेव होगा। तो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी किताबों की कोई नोट मेकिंग नहीं करनी, ऑप्शनल की हाँ करनी है। स्कॉलरली किताबों की जीसी लियोंग, राम आहूजा, इस टाइप की जो किताबें इनकी करनी है। करंट अफेयर्स की भी नोट मेकिंग हमारे को करनी है। तो यहां पे हमने काफी सारे डायमेंशन जो है डील कर लिए। अब हम आते हैं अपने अगले डायमेंशन की तरफ, दैट इज टेस्ट सीरीज का डायमेंशन। आपको पता है कि प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज जो है हमारे को करनी होती है। कब करनी है, कितने टेस्ट करने हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमारे मंथली टारगेट्स के हिसाब से कि हमारा फेब्रवरी एंड तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसी टाइम के अराउंड आप अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं जब आपका फेब्रवरी में सिलेबस खत्म होने वाला हो। मैं ये आपसे कहूंगा कि ये जो पूरे साल भर टेस्ट सीरीज का एक पूरा लंबा दौर चलता है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, एक पैराग्राफ की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, उसमें आपका समय बहुत ज्यादा खराब होगा, क्योंकि उस समय पे आपका फोकस पीवाईक्यूज के ऊपर होना चाहिए। चैप्टर पीवाईक्यूज, चैप्टर पीवाईक्यूज, चैप्टर पीवाईक्यूज, क्योंकि हमारे को सिलेबस भी जल्दी खत्म करना होता है। अगर हर टॉपिक के आप 5-5 टेस्ट देने लगे तो फिर तो आपका सिलेबस फरवरी तक पूरा नहीं होगा। ऐसे में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरे साल, उस टाइम पे आपका फोकस अपना चैप्टर पीवाईक्यू और नोट मेकिंग पे होना चाहिए। जब सिलेबस टुवर्ड्स एंड आ रहा है, उस समय पे आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कितनी टेस्ट लगाने हैं। कई बार एस्पिरेंट से दिमाग लगाते हैं अपना कि सर 30 टेस्ट दे देते हैं। 30 टेस्ट का मतलब हो गया 100 क्वेश्चन एक टेस्ट में, टोटल 3000 क्वेश्चन हो गए। 3000 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, यूपीएससी उसके बाहर से तो पूछ नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मेरी तैयारी कमजोर रह गई, तो अब मैं रिवीजन छोड़ देता हूं और 30 टेस्ट 40 टेस्ट कर लेता हूं। इससे क्या होगा, मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ईयर आफ्टर ईयर मैंने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मना करा है, कुछ लोग फिर भी करते हैं और उनको अगला अटेम्प्ट देना ही पड़ता है। तो इस टाइप का आपको कोई स्टंट नहीं करना है। प्री में मेरा तजुर्बा ये बताता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीएस में आप 10 से 12 टेस्ट करिए, मोर देन सफिशिएंट है। और सीसैट में 6 से 8 टेस्ट जो है मोर देन सफिशिएंट है। आपको 25-25, 30-30 टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फरवरी में जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये नंबर ध्यान रखिए कि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपको उस टाइम पे रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। एक टेस्ट 2-2.5 घंटे ले लेता है, फिर उसको आप एनालाइज भी करते हो, तो लगभग लगभग आधे से आधा दिन आपका टेस्ट में चला जाता है। इसलिए आप 10 से 12 टेस्ट करिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर हम मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें, तो मेंस की टेस्ट सीरीज यूजुअली उस टाइम पे अटेम्प्ट करी जानी चाहिए जो प्री और मेंस के बीच का आपका 90 डेज का गैप होता है। अभी के टाइम पे अगर आप अगस्त सितंबर में सोच रहे हैं कि मैं मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, कि मेरे को अटेम्प्ट तो अगले साल देना है लेकिन मैं अभी कर लूं, मेरे को उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगले साल तक नए करंट अफेयर्स आ जाएंगे, अभी आपको सिलेबस भी पूरा करना है, रिवीजन भी करनी है। तो अभी के टाइम पे आपका फोकस पीवाईक्यूज के ऊपर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू टेस्ट सीरीज। मेंस की टेस्ट सीरीज आप गैप में ज्वाइन करिए, जो प्री और मेंस के बीच में 90 डेज का गैप होता है। और उसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो कुछ ऐसा रहेगा कि 3 टेस्ट आपको हर पेपर के देने हैं। GS1 के 3 पेपर, GS2 के 3 पेपर, GS3, GS4, 8 टेस्ट ऑप्शनल के और 6 टेस्ट एसए के। ये नंबर मेरे ख्याल से ऑप्टिमल नंबर है, जो आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर काफी अच्छी पकड़ बना देगा। ऑल्सो जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, देखिए टेस्ट सीरीज तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने ये समझा कि अभी के दौर में जब हमने प्रिपरेशन जस्ट शुरू करी है, पीवाईक्यूज का ज्यादा महत्व है और हमारे को उनके ऊपर फोकस करना है। जब भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, सही आंसर तक तो पहुंचना ही है, लेकिन साथ में ऑप्शन एनालिसिस भी करना है। अगर आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन एनालिसिस करना है कि जो गलत ऑप्शन है वो गलत क्यों है। अगर आप मेंस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप उसको ये सोचेंगे कि इसमें पैरेलल क्वेश्चन और क्या बन सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, पॉलिटी में मेंस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। इस टाइप से क्वेश्चन था कि स्पीकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से सारे संबंध तोड़ देने चाहिए।
ऐसा सेम क्वेश्चन वाइस चेयरमैन के ऊपर भी बन सकता है, ऐसा सेम क्वेश्चन डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर भी बन सकता है। तो आपको पैरेलली सोचना है कि अगर यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंस में पूछा है तो वो और क्या क्वेश्चन दूसरे मुद्दों पे, दूसरे टॉपिक्स पे पूछ सकता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट पीवाईक्यू, सब्जेक्ट पीवाईक्यू, सब्जेक्ट पीवाईक्यू, सिलेबस पूरा हो गया, प्री की टेस्ट सीरीज, प्री निकल गया, मेंस की टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ टेस्ट हमने देख लिया। डे 1 से टेस्ट सीरीज का हमारे को अटेम्प्ट नहीं देना है, दैट इज नॉट वेरी यूजफुल। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, दैट इज कोचिंग एंड कोर्सेज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सर कोचिंग कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। आज की तारीख में जो पूरा एजुकेशन का मार्केट है वो इस तरीके से इवॉल्व हो गया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पे कोचिंग का मतलब होता है सोल्यूशन। कोचिंग का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम है और कोचिंग वालों का सोल्यूशन है कि आपको सी सैट अगर कमजोर लग रहा है तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है मेरा फाउंडेशन बैच। आपको पॉलिटी कमजोर लग रहा है तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है पॉलिटी का बैच। अगर आपको सब कुछ ही कमजोर लग रहा है तो उसका सोल्यूशन मार्केट में बड़ी कोचिंग जो सब कुछ एक साथ ऑफर कर रही है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप से पूछना है कि आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, उस केस में आपको एक बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जो पूरा का पूरा टीम आपको मिलके जो है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 2-3 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, बस एक दो ही वीक है मेरे, उस केस में आजकल आपको मॉड्यूल बेस्ड कोर्सेज बहुत मिलते हैं। जैसे मेरा पॉलिटी बेस्ड मॉड्यूल है, सी सैट बेस्ड मॉड्यूल है। मॉड्यूल बेस्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को मजबूत बनाएंगे थ्रू द एक्सपर्ट फैकल्टी। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप एक फुल फ्लेजेड कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि उसमें एक दो पोस्टर फैकल्टीज होती हैं, एक दो फेमस फैकल्टीज होती हैं, और एस्पिरेंट को लगता है कि सर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एस्पिरेंट ये देखता है कि हाँ ये वाले सर ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं, दूसरे सर ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स ही नहीं है, या बाकी सब्जेक्ट जो है वो ठीक से कवर ही नहीं हो रहे। तो सिर्फ एक दो स्टार फैकल्टीज को देख के उनसे एकदम ऐसे अट्रैक्ट होके आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना है कि बाकी सब्जेक्ट के कौन टीचर हैं। आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर होंगे, कौन टीचर्स हैं, दिखाइए क्या टीचर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी तो वो सर अवेलेबल नहीं है तो ये सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, और फिर एंड में आते आते वो सब्जेक्ट छोड़ दिए जाते हैं। तो आपको एक या दो बड़े नामों से अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको पूरी टीम देखनी है। और जब आप पूरी टीम से संतुष्ट हो उसी केस में आपको फुल फ्लेजेड कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं तो आपको मॉड्यूलर कोर्सेज भी एक ऑप्शन मिल सकता है। सवाल उठता है कि सर क्या यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? अब जरूरी नहीं है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, सारी क्लासेस घर पे अवेलेबल है, Amazon फ्लिपकार्ट से सारा मटेरियल घर पे डिलीवर हो जाता है। अब तो दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे मोस्ट ऑफ द चीजें अवेलेबल हैं, गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऐसे में ये जो एक कहावत है कि दिल्ली जाए बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी नहीं होती, ये आज के जमाने में वैलिड नहीं है। और प्लस देखिए दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अगर आप पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके रहते हो तो वहां पे रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। प्लस दिल्ली में आने के बाद क्या होता है, पीयर सर्कल बन जाता है और फिर अलग अलग प्रकार की डिस्ट्रैक्शन होने लगती हैं। और उन डिस्ट्रैक्शन से, उन खर्चों से, उन टाइम वेस्टेज से आपको 100% बचना है। तो मॉड्यूल बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताया कि अगेन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोचिंग आप कोई सी भी ज्वाइन कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको खुद से करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन उठता है कि सर ये हमने अलग अलग वीडियोस वगैरह में, इंटरव्यूज में सुना है कि हमने तो सोशल मीडिया बिल्कुल डिलीट कर दिया था, हमारे फोन में तो एक भी एप्लीकेशन नहीं थी। तो ये कितना सच है? क्या हमारे को भी अब सारी एप्लीकेशंस डिलीट कर देनी चाहिए? देखिए मैं इस चीज को थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि लाइफ में सब काम जरूरी है, लेकिन लिमिट में। सिमिलरली अगर आप 9-10 घंटे सुबह से पढ़ाई करके उठे हो तो मैं ये मानता हूं कि आपको अपने ब्रेन को रिफ्रेश करना होगा। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंटेंट भी होता है, सिर्फ खराब कंटेंट नहीं होता। सोशल मीडिया खराब तब बनता है जब आप अपनी जर्नी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, दूसरों को लगातार दूसरे का प्रोफाइल देखे जा रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। अगर आप ये करते रहोगे तो सोशल मीडिया काफी खराब है। लेकिन हाँ अगर आप अच्छे फनी वीडियोस देख रहे हो, कोई मीम्स देख रहे हो,
आपको लग रहा है कि आपका मनोरंजन हो रहा है, यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग रिफ्रेश हो रहा है, मैं आधा घंटा अगर ये देख लूंगा तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको करना चाहिए। तभी आपका माइंड रिफ्रेश होगा, प्रेशर रिलीज होगा, ठंडे दिमाग से पढ़ पाओगे, स्ट्रेस फ्री तरीके से पढ़ पाओगे, खुशी से पढ़ पाओगे। तो सोशल मीडिया डिलीट मत कीजिए, उसे रेगुलेट कीजिए। आपके फीड में क्या क्या दिख रहा है, आप कौन से पेजेस फॉलो कर रहे हैं, वो आप कंट्रोल कीजिए। आपको सोशल मीडिया से एकदम अलग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में वो जरूरी है। आपको थोड़ा अपडेटेड भी रहना होता है और थोड़ा मनोरंजन भी करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे को थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है तो रात भर शायरी वाली रीलें जो है वो स्क्रॉल हो रही हैं और शायरी भरी रीलों से हम कुछ कुछ थॉट जो है सोचते जा रहे हैं। वो नहीं करना, वो गलत है, वो टॉक्सिक है, वो नहीं करना है। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हो कि मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सोने से पहले सोशल मीडिया करूंगा, मीम्स देखूंगा, स्टैंड अप कॉमेडी देखूंगा, गाने सुनूंगा, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन आपको रेगुलेटेड तरीके से सोशल मीडिया का यूज करना है। इसके अलावा बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपका एज ग्रुप है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की, उसने मुझे छोड़ दिया अभी। देखिए, रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स हर जीवन का एक पार्ट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव है, कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि पार्टनर जो होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं कि इसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम इसे सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सपोर्टिव हैं, बिल्कुल साथ में रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नीचे खींचा जा रहा है, मेरे को पढ़ाई नहीं करने दी जा रही है, मेरा एक सपना है यूपीएससी क्लियर करने का, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक माहौल इतना हो गया है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आपको वहां से हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे और निकलना पड़ेगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था साइकोलॉजी में कि आपको हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो रिलेशनशिप हमेशा होना गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ रहिए। और इस दौरान ये जो पूरी लंबी जर्नी होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की एडिक्शंस, स्ट्रेस रिलीव्स आ जाते हैं कि चलो सिगरेट पी आते हैं, चाय और सिगरेट, ड्रग्स ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। मेट्रो टाउन्स में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं पूरा वीक, हफ्ते में आधे दिन का ब्रेक लेंगे, बार में जाएंगे, अपना शराब सिगरेट करेंगे, स्ट्रेस रिलीव होगा, कल से मंडे से बैक टू नॉर्मल। ये सब मत करिए प्लीज। सब्सटेंस अब्यूज इज नॉट अ गुड थिंग। इन सब चीजों से आपको बचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नया आजकल दौर चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, स्टडी पार्टनर। मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। अगर आप खुद से टारगेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं भी मिल रहा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के नाम पे अगर बातें हो रही हैं, इधर उधर की चिट चैट हो रही है, अट्रैक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो उन चीजों से आप बचिए, वो सब आपको नहीं करना है। एक प्रॉब्लम जो मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आती है, दैट इज फैमिली प्रॉब्लम्स। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अलग अलग प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये कहूंगा कि फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि घर में पढ़ाई हो रही है, घर में रह के पढ़ाई करिए, बेस्ट जगह है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि घर में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं पढ़ाई हो रही है बिल्कुल भी, उस केस में दो ऑप्शंस हैं। या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने का सोचिए। लेकिन अगेन, मैंने आपको बताया साइकोलॉजी कहती है कि हमारे को हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी हम यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि हार्श डिसीजन लेने हैं तो लीजिए, लेकिन पहला प्रेफरेंस घर पे रहने को दीजिए। लेकिन नहीं तो आप लाइब्रेरी तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑल्सो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें जो मैं हर रोज देखता हूं, जो मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, हर रोज नई स्ट्रैटेजी का फितूर। एक वीडियो देखा, आज स्ट्रैटेजी चेंज, कल दूसरा वीडियो देखा, स्ट्रैटेजी चेंज, तीसरा वीडियो देखा, स्ट्रैटेजी चेंज। अगर आप हर रोज स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कोई नई किताब आ गई, खरीद लो। नया पीडीएफ आ गया, डाउनलोड कर लो। दूसरी नई किताब आई, खरीद लो। देखिए, पब्लिशर्स का, टीचर्स का, हमारे ऐसे लोगों का बिजनेस ऐसे ही चलता है कि हम हर रोज नई किताब छापेंगे, नया मटेरियल लाएंगे, आप खरीदेंगे तभी हमारा धंधा चलेगा। लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपने शुरुआत में जो किताब, सोर्सेस, स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया, आपको उस पर टिके रहना, आपको उससे पीछे नहीं हटना, आपको उसे बदलना नहीं है। अगर आप हर रोज स्ट्रैटेजी बदलेंगे, हर रोज आप अपनी बुक लिस्ट बदलेंगे, स्ट्रैटेजी बदलेंगे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। जो आप अभी इस वीडियो को देखते हुए फाइनल कर चुके हैं, आपको सिर्फ वही करना है, आपको उसमें कुछ बदलाव नहीं करना। पूरे साल कोई कुछ भी बोल ले, भले ही मैं कुछ भी बोल लूं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहना है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। दूसरा एक ट्रेंड है टीचर की भक्ति।
भले ही वो मैं क्यों ना हूँ, कोई और टीचर क्यों ना हो, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं और मैं इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि हर कोई अपने कंटेंट में मेहनत कर रहा है, हर कोई बहुत मेहनत से शिद्दत से अपना कंटेंट बना रहा है। लेकिन देखिए, चाहे वो मैं हूं या कोई और टीचर हो, भक्ति मत करिए किसी की प्लीज, कि उन सर की फोटो लगा ली, उन सर को फॉलो करा, उन सर को हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में बायसेस आ जाते हैं। यूपीएससी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है कि आपको अपना दिमाग खुला रखना है। हो सकता है मुझसे कभी गलती हो और आपको झिझकना नहीं है कहने में कि सर आपसे गलती हो रही है। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो एक दो तरफा रिस्पेक्ट का रिलेशन होता है कि मैं आपकी इज्जत करूं, कि आप मेरे को अपना टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो मैं आपके साथ धोखाधड़ी ना करूं। मैं आपको, अगर आप मेरी क्लास में आके बैठ रहे हो तो मैं आपको पढ़ाऊं। सिमिलरली आपका ये फर्ज बनता है कि आप रिस्पेक्ट दो लेकिन भक्ति मत करो। रिस्पेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि हाँ ये सर ने बोल दिया तो मेरे को करना ही है। अपनी बुद्धि लगानी है, भले ही मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन उस केस में भी आपको अपनी बुद्धि लगानी है। एक और चीज होती है कि लोग फैंटेसाइज करने लगते हैं कि मैं भी स्टॉपर जैसा बनूंगा। इंस्टाग्राम पे रोज फोटोज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रॉयल एंट्री वीडियोस देख रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देख रहे हैं, अलग अलग चाय पे चर्चा देख रहे हैं। इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है और आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अपने दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीसैट और पॉलिटी। आईआर के ऊपर कोर्स जल्दी आएगा। इन दोनों कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर देखेंगे। तो मेरे को आशा है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ आया होगा प्रिपरेशन के बारे में। तैयारी शुरू कीजिए, कमेंट में मेरे को बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा।